नमस्कार बच्चों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। नवनिर्माण विभाग 1 मैंने YouTube चैनल पर अपलोड किया था। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अब नवनिर्माण विभाग 2 काव्य हम पढ़ने के लिए चलेंगे, तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए काव्य का प्रारंभ करते हैं। मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। बल नहीं होता सताने के लिए, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। त्रिलोचन जी ने बहुत सुंदर ये भाव लिखे हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इसका भावार्थ देखते हैं कि कवि क्या कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि अगर तुम्हें बल, ताकत, शक्ति प्राप्त हुई है या तुम बलवान हो, तो वह दूसरों को सताने के लिए नहीं होता है, यानी तुम्हें सताने के लिए नहीं मिला हुआ है। जिस प्रकार से रावण शक्तिशाली था, उसे बहुत सारी शक्तियां मिली हुई थी, लेकिन उसने उन शक्तियों का दुरुपयोग किया, वरना उसके जैसा शक्तिशाली इस पृथ्वी पर कोई नहीं था। आगे चलिए देखते हैं। बल्कि वह शक्ति तुम्हें इसलिए प्रदान की गई है ताकि किसी निसहाय व्यक्ति को बचाने और उसकी मदद करने के लिए मिला हो। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर तुम्हें शक्ति प्रदान की गई है, तुम्हारे पास में बल है, ताकत है, तो वह तुम किसी की मदद करने के लिए करो, ना कि उस इंसान को सताने के लिए, उसे परेशान करने के लिए करो। यही कवि भी कहना चाहते हैं। आगे देखिए, भावार्थ में लिखा है, अगर तुम्हें शक्ति, बल, ताकत मिली है तो तुम सभी लोगों की शक्ति बनो, उठ चलो सभी को न्याय दिलाने के लिए। जिसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, अगर तुम्हारे सामने कोई किसी के साथ गलत कर रहा हो, अन्याय कर रहा हो, तो तुम आगे बढ़ो उस इंसान की मदद करने के लिए, उस व्यक्ति की मदद करने के लिए। क्योंकि अगर तुम व्यक्ति की मदद करोगे तो तुम्हारी समझदारी ही तुम्हारी शक्ति बनेगी। बच्चों, आप अपने स्क्रीन पर कुछ चित्र देख रहे होंगे। इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि कवि क्या कहना चाहते हैं। जिन लोगों के पास शक्तियां होती हैं बेटा, उन लोगों को उन शक्तियों का प्रयोग कमजोर लोगों के मदद के लिए करना चाहिए, ना कि उनको सताने के लिए करना चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये लिखा भी गया है कि जिन शक्तियों का उपयोग किसी गलत काम के लिए किया जाता है, वह शक्ति क्षीण हो जाती है। क्षीण यानी विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो गलत तरीके से शक्ति का प्रयोग करता है, उसका बेटा अंत हो जाता है। तो अपने शक्ति का उपयोग किसी की मदद करने के लिए करे, ना कि उस व्यक्ति को सताने के लिए। बच्चों, अब ये आपके सामने स्वाध्याय दिया है। स्वाध्याय में देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। आकलन दिया हुआ है, बल इसके लिए होता है। आप पंक्ति देखिए और वहां से आप उत्तर लिख लीजिए। काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए, पंक्ति देखिए और इसे भी आप पूरी तरह से हल कर लीजिए। शब्द संपदा दिया हुआ है, जिसमें आपको उचित प्रत्यय लगाकर शब्द को लिखना है। अभिव्यक्ति दी है कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। दूसरों की सहायता किस प्रकार करनी चाहिए, इस तो आइए बच्चों, अब हम अपने अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। मैं पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठकर, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठकर अपना इतिहास वही कहता है। बहुत सुंदर भाव है और ये पंक्ति बेटा मुझे बहुत अच्छी भी लगती है, क्योंकि ये पंक्ति बहुत कुछ कह जाती है। जरा देखिए इसके भावार्थ। कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति या मनुष्य को अपने लक्ष्य या मंजिल का पता होता है, वही मनुष्य अपने राह को आने वाले हर मुश्किल विपदाओं को सह सकता है। ये बात सही है बेटा। अगर आपको अपनी मंजिल, आपको क्या बनना है, जैसे हमने पिछले भी नवनिर्माण अध्याय पार्ट 1 में हमने देखा था कि अगर आपको पता है
कि आपकी मंजिल क्या है, तो लाख मुश्किल आने दो, आप हर मुश्किलों को पार कर जाओगे और आपको अपनी मंजिल जरूर मिल जाएगी। आगे देखिए, यही मैंने लिखा भी है कि जब उसे अपनी मंजिल प्राप्त हो जाती है तो वो एक अपनी सिद्धि का यहाँ पर पर्यायवाची दिया है, कार्यफल की प्राप्ति, निपुणता, दक्षता। आगे देखिए, सफलता या ऊंचाइयों की घोर तपस्या के साथ जब वह पूर्ण करता है तो वह उस ऊंचाई के शिखर का यहाँ पर्यायवाची बेटा दिया है, अद्रि, तुंग, धरणीधर, पर्वत, पहाड़, गिरी, अंचल, नक, भूधर, महीधर, शैल, नकपति। अब आपको लगा होगा कि शिखर के बाप रे इतने सारे पर्यायवाची हैं। जी हाँ बेटा, शिखर के इतने सारे पर्यायवाची हैं। आगे देखिए है, पर बैठकर अपना तजुर्बा और अपनी सफलता का इतिहास सबको बताता है। ये बात सही है बेटा, जब व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है तो वो अपना इतिहास बताता। आप अक्सर देखते हैं जो बड़े लोग होते हैं, जब वो ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं काफी मुश्किल तय कर, तब जब वो अपना इतिहास, आपने YouTube पे देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को शेयर किया है, उन्होंने बांटा है, अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को उन्होंने आपको बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने तकलीफों से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो आपको सुनने में कितना अच्छा लगता होगा। तो उसी प्रकार से जब आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचोगे तो आप भी अपना इतिहास हर एक इंसान को बताओगे और शायद ये हो कि कल आप उस ऊंचाई पर पहुंच जाओ कि आपके नाम के साथ आपके इतिहास को सुनना भी सबको अच्छा लगे। देखिए आगे, किस प्रकार से उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और यह लक्ष्य जो है उसे आसानी से प्राप्त नहीं हुआ है और यही इतिहास वो दूसरों को भी कहता है। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि जब इंसान ऊंचाइयों की शिखर पर पहुंच जाता है तब वो अपना इतिहास दूसरों को भी बताता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी वो इतिहास रचो, आप भी वो इतिहास लिखो कि आपका इतिहास जब हम पढ़े, हम शिक्षक गण पढ़े तो हमारा भी सर ऊंचाइयों से और बहुत फक्र से, बहुत गर्व से हम खड़ा कर सके और उस समय हमें ये लगेगा कि आपको पढ़ाना हमारा सफल हो गया है। बच्चों, अभी हमने जो भावार्थ पढ़े थे उसी से संबंधित उदाहरण रतन टाटा जी के इतिहास के बारे में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। इतिहास ऐसा है कि 1998 में उन्होंने नेल्को टाटा इंडिका नाम से अपनी मोटर कार कंपनी की शुरुआत की, पर एक साल में वह फ्लॉप हो गई। फ्लॉप यानी दिवालिया हो गई। उनकी लोगों ने बहुत आलोचना भी की, उन्हें यह सलाह भी दी कि अपनी कंपनी को बेच दे। वे इसके लिए तैयार भी हो गए। बिल फोर्ड और उनकी मीटिंग 3 घंटे तक चली, जिस पर बिल फोर्ड ने कहा कि जब तुम्हें काम का अनुभव ही नहीं था तो तुमने कार क्यों बनाई? तुम्हारी कंपनी खरीद कर हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा के दिल में चुभ गई और उन्होंने कंपनी न बेचने का फैसला किया। भारत आने पर कंपनी को उच्च शिखर तक ले गए। आज यह हालत है कि बिल फोर्ड्स की कंपनी दिवालिया जब हो गई और तब रतन टाटा ने उनकी मदद की और उनकी कंपनी को खरीदकर उन पर ही एहसान कर दिया। और यही बात बिल फोर्ड्स ने रतन टाटा से कही थी जब रतन टाटा ने उनकी कंपनी को खरीद लिया था। तो बेटा, तुम भी यूं ही ऊंचाइयों की शिखर पर पहुंचो और अपना इतिहास खुद लिखो। मैं चाहती हूं कि तुम्हें भी अपनी मंजिल की प्राप्ति उसी प्रकार से हो जिस प्रकार से रतन टाटा जी को हुई। बच्चों, आपके समक्ष स्वाध्याय दिया गया है, कृति पूर्ण कीजिए। आकलन है, मंजिल का पता रहने पर आपको उत्तर इसके लिखने हैं। काव्य पंक्ति का अर्थ लिखिए। पंक्तियां आपको दी गई हैं, आपको उसका अर्थ लिखना है। विरुद्धार्थी शब्द आपको लिखने हैं, रास्ता, मुसीबत, पहाड़, दक्षता। अभिव्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति की जीवनी के बारे में अपने विचार लिखिए जिन्होंने आपको प्रेरित किया हो। तो ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो उनके बारे में अपने विचार लिखना है। तो आइए बच्चों, अब हम अपने अगले पद की तरफ प्रारंभ करते हैं। हमारा अगला पद है, मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ,
वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। बहुत सुंदर है। आइए जरा इसके भावार्थ देखते हैं। कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि प्रेम का बेटा पर्यायवाची आनंद और हर्ष भी होता है, कि मार्ग पर तुम बढ़ चलो। आओ नीति यानी आचार, लोगों से व्यवहार करना सोच समझकर, जो बिना किसी को कष्ट पहुंचाए, अपने लिए और दूसरों के लिए मंगलकारी और शुभ तथा सम्मानजनक हो। तुम इस राह पर बढ़ते चले जाओ। बेटा, हमेशा प्रेम के रास्ते पे चलो। लोगों से सोच समझकर बात करो और ऐसी बात ना करो कि दूसरों को कष्ट हो। हमेशा लोगों का सम्मान करो, क्योंकि सम्मान करने से तुम्हारा भी आचरण उच्च होता है। आगे देखिए बेटा, प्रेम और उपकार का संकेत केवल तुम्हारे लिए ही मौजूद नहीं है, बल्कि ये सबके लिए। ऐसा नहीं है कि ये केवल तुम्हारे लिए ही बोला जा रहा है, नहीं, ये सभी के लिए बात जो है कही जा रही है। आगे देखिए बेटा, गीति का पर्यायवाची बेटा है विश्व, एक गीत, यूनिवर्स यानी वर्ल्ड हम जिसे कहते हैं। शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। अब ऐसे समय और ऐसे विश्व की शुरुआत हो चुकी है कि इस मार्ग पर बढ़कर चले आओ। कह रहे हैं कवि कि इस मार्ग पर बढ़ते हुए चले आओ, क्योंकि प्रेम और उचित निर्णय लेने की क्षमता जिस मनुष्य के पास है, उसका शुभ समय वहीं से प्रारंभ हो जाता है। कवि यहाँ कहने चाहते हैं कि जो प्रेम और सही निर्णय ले सकता है, जिसके पास ये क्षमताएं हैं, उसका शुभ समय वहीं से प्रारंभ हो जाता है। बात बिल्कुल सही है। अगर आप सही निर्णय लेने के सामर्थ्य होते हैं, आप लोगों से प्रेम से बात करते हैं, तो आप ये भी देखेंगे कि घर में आपको सबसे ज्यादा आदर सम्मान मिलता है। तो वही यहाँ पर भी कवि कहते हैं कि आपका शुभ प्रारंभ वहीं से हो जाता है। फिर आगे देखिए, तब व्यक्ति को उस रास्ते पे केवल बढ़ते चलना है। जब आपको ऐसा मिले तो आप अपना रास्ता खुद आगे तय करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चलिए। बच्चों, आपके सामने मैंने ये उदाहरण लिए हैं, ये चित्र लिए हैं। पहला चित्र आप देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे ये किसका चित्र मैडम ने लिया है। तो ये चित्र है फ्रांसिस वेलैंड पाकर, अमेरिका के एक प्रसिद्ध शिक्षा विशेषज्ञ हैं। ठीक है, अब मैं इस उदाहरण से आपको ये समझाना चाहती हूँ, आप एक छोटी कहानी भी समझ लीजिए या उदाहरण समझ लीजिए कि आपको इस पंक्ति को समझने में जो हमने अभी पढ़ा है आसानी होगी। फ्रांसिस वेलैंड पाकर अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा विशेषज्ञ थे। बहुत दूर दूर से लोग बच्चों की शिक्षा के बारे में उनसे परामर्श लेने आया करते थे। एक दिन उनका कहीं भाषण हो रहा था। भाषण पूरा होने पर एक महिला उनके पास आई। उसने पार्कर महोदय से सवाल किया, मैं अपने बच्चे का शिक्षण प्रारंभ करना चाहती हूँ सर, इसके लिए कौन सा समय ठीक होगा? पार्कर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आपका बच्चा कब पैदा हुआ? यह सुनकर महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोली, बच्चा तो आज से 5 वर्ष से पहले ही पैदा हो चुका था सर। उन्होंने कहा, श्रीमती जी, तब तो आपने अपने बच्चे के 5 सुनहरे वर्ष बर्बाद कर दिए। शिक्षा का कार्य तो बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाना चाहिए। जल्दी घर जाइए और बच्चे का शिक्षण अभी से शुरू कर दीजिए। ज्ञान और शिक्षा के लिए कोई समय बंधन नहीं है। तो बेटा, अगर आप एक राजा की तरह सोचे तो आप यही पाएंगे कि असफलता से वे कभी नहीं कतराते, क्योंकि असफलता कुछ महान करने से पहले मिले कुछ अनुभव की तरह है, जिनकी मदद से हम सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। बेटा, संस्कार जो है वो बचपन से ही मिलते हैं। बड़े होने पे संस्कार नहीं पाया जा सकता है। बड़ों को झुककर प्रणाम करना, ये संस्कार हमें मिले हैं। बड़ों का आदर सम्मान करना, ये संस्कार हमें मिले हैं। बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बातें न करना, ये संस्कार हमें मिले हैं। तो यहाँ पर यही चीज कहना चाहते हैं हमारे शिक्षा विशेषज्ञ भी कि ये संस्कार बच्चों को बचपन से दी जाती है। युवा होने पर उन्हें संस्कार नहीं दिया जा सकता है। बच्चों, आपके सामने इस पद्य का स्वाध्याय दिया गया है, पूर्ण रूप से हल कर लीजिएगा। पहला दिया है कृति पूर्ण कीजिए,
कवि राह पर चलने आने की बात कर रहे हैं। ये 2 आपको कृति दी गई है, इसे पूर्ण कर लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में नीति शब्द जोड़कर उचित शब्द लिखिए। अब आपको नीति शब्द इसमें जोड़कर लिखना है, यानी कूट है तो कूटनीति, धर्म नीति, राजनीति, और है तो अनीति। ठीक है। शब्द संपदा, पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं, यानी समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। अभिव्यक्ति दिया है बेटा आपको, किसी भी कार्य को सोच समझकर करना चाहिए, इस पर अपने विचार लिखिए। यानी कोई भी कार्य आपको सोच समझकर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस पर आपको अपने विचार लिखना है। बच्चों, मैंने इस पद्य में थोड़ा परिवर्तन किया है। आप देखेंगे मैंने पर्यायवाची जो है काव्य पंक्ति में ही दे दी है, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो आइए पद्य पढ़ना प्रारंभ करती हूँ मैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है। संगी का यहाँ पर पर्यायवाची मित्र साथी है बेटा, और सहचर का साथ चलने वाले। अब रचेंगे समाज नर नारी, अब रचेंगे समाज नर नारी। बहुत सुंदर है ये पंक्ति, जरा वापस देखिए तो दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। आइए भावार्थ देख लेते हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर काम करे, वे एक दूसरे के पूरक बने तो घर स्वर्ग बन जाता है। यानी एक दूसरे की सहायता से अगर काम करे तो घर जो है वो स्वर्ग जैसे बन जाता है। कवि ने प्रगतिशीलता के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में स्त्री पुरुष दोनों को समान स्तर प्रदान किया है। यानी उन्होंने महिला और पुरुष दोनों को एक जैसा स्थान दिया है, एक जैसा दर्जा दिया है, न किसी को कम न किसी को ज्यादा। आगे देखिए बेटा, दोनों के साथ होने पे श्रम एवं संघर्ष से ही इस रोगग्रस्त समाज को सुधारा एवं विकसित किया जा सकता है। समाज में आज भी पुरानी पीढ़ियां जो है वो न जाने कौन सी रीतियां लेकर चलती हैं कि आज भी समाज में महिलाओं को, मैं ये नहीं कहती हूँ पूरा समाज, लेकिन आज भी कुछ ऐसे जगह है जहां पर औरतों को आज भी हीन समझा जाता है, यानी उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं समझा जाता है। और ये शहरी क्षेत्रों में तो अब कम पाया जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोगों की सोच यही है बेटा। त्रिलोचन जी यही चाहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों को समान स्थान मिले, क्योंकि महिला भी उतना ही काम करती है जितना पुरुष, पुरुष भी उतना ही काम करता है जितने महिला। तो दोनों को समान स्थान इस समाज में मिले, क्योंकि दोनों एक समान होंगे तभी समाज में बदलाव किया जा सकता है। आगे देखिए, त्रिलोचन की रचनाओं में कुछ ऐसे पात्र हैं जो पढ़ने पे प्रेमचंद जी की गोदान में होरी की यादों को ताजा कर देते हैं। सही इन्होंने कहा कि जो गोदान है, अगर आप उपन्यास कभी आपको समय मिले तो उसे पढ़िए। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि होरी ने, धनिया उनकी पत्नी है, किस प्रकार से उन्होंने अपनी पत्नी का सम्मान रखा है। और धनिया भी ये है कि अपने पति के सम्मान के लिए उसने भी बहुत, मतलब ये नहीं चाहा है कि मेरे पति के सम्मान को कहीं ठेस सके। तो आप जब गोदान पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि त्रिलोचन जी ये क्यों कहना चाहते हैं। बच्चों, आइए उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में आज मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ। मैं राजस्थान पीएचडी की पढ़ाई के लिए गई थी। वहां स्टेशन पे उतरने के बाद मेरे हाथ में लगेज था। लगेज बहुत भारी था, तो मैंने एक पुलिस वाले से कहा, भैया ये सामान आप पकड़कर एक्सीलेटर पे थमा देंगे क्या? जिस पर उस पुलिस वाले ने कहा, मैडम समानता की बातें करती हो और समानता पर अपने आप को कमजोर खुद ही मान रही हो। यस, आपसे सूटकेस भी उठाया नहीं जा रहा है तो क्यों भर के लाई हो? एक बार मैं सोची कि ये कह तो सही रहा है। हम स्त्री पुरुष के समानता की बातें करते हैं, संघर्षों की बातें करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को बांटने की बातें करते हैं और उनकी बराबरी के योग्य रहने की भी बातें करते हैं। क्या मैं अपने लगेज खुद नहीं उठा सकती? फिर क्या था, मैंने भी ये ठान लिया कि मैं बिना किसी के मदद के अपने लगेज खुद उठाऊंगी।
अगर हम समानता की बात करते हैं तो समानता का अधिकार भी हमें रखना है, क्योंकि पहिया एक है, एक से ही नहीं चल सकता। दोनों पहियों से गाड़ी बहुत सही तरीके से चल सकती है और जिंदगी भी बड़े आराम से कट सकती है। तो बच्चों, हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर एक पुरुष एक स्त्री को सम्मान करेगा, एक स्त्री और एक पुरुष का सम्मान करेगी, तो इस समाज में व्याप्त पुरानी रूढ़ियां हैं वह समाप्त हो जाएंगी और जो कार्यभार आने वाली पीढ़ी पर है वो भी बदल जाएगा। क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ कि अगर एक स्त्री पढ़ती है तो उसका पूरा घर पढ़ता है, और ये बात सत्य भी है। बच्चों, आपके सामने इस काव्य पंक्ति अभी जो मैंने पढ़ा, इसका स्वाध्याय है। संजाल पूर्ण कीजिए। इसमें आपको 4 उत्तर लिखने हैं। नर नारी को संबोधित किया है तो आपको 4 उत्तर लिखने हैं। काव्य पंक्ति जोड़कर लिखिए, पंक्तियों को देखिए और जोड़कर लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। शब्द संपदा, यहाँ पर आपको तालिका दी गई है, यहाँ से आपको कुछ शब्द बनाकर लिखने हैं और ये शब्द आपको पंक्तियों से ही मिलेंगे। तो आप काव्य पंक्ति को ध्यान से देखिएगा और उनसे ही मिलता जुलता शब्द आप 4 बनाकर लिखेंगे। अभिव्यक्ति दी है, स्त्री पुरुष समानता पर अपने विचार व्यक्त करिए। यानी स्त्री पुरुष जो समान है, समान अधिकारी रखते हैं, वो क्यों रखते हैं, इस पर अपने विचार आपको लिखना है। बच्चों, आपके नवनिर्माण पद्य विभाग का ये अंतिम काव्य पंक्ति है। मैं इसे पढ़ना प्रारंभ करती हूँ, ध्यान से देखिए। पर्यायवाची शब्द मैंने लिख दिए हैं। ये जो आपको लाल रंग का स्याही से लिखा हुआ दिख रहा है, ये पर्यायवाची शब्द हैं। आइए पढ़ना प्रारंभ करती हूँ। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का भी गीत अच्छा था, यों अतीत का भी गीत अच्छा था। आइए भावार्थ देखते हैं बेटा। वर्तमान क्षण के यथार्थ को पूर्णतः समझ पाना तभी संभव है यदि हम भूतकाल में घटित हुई सभी बातों को एक सपना मान ले। अगर आप भूतकाल की बातों को लेकर ही चलते रहेंगे तो वर्तमान में बेटा कैसे जिएंगे। जब आप अब तक घटित सब बातों को सपना मानकर छोड़ देते हैं, तब एक खुले मन से सत्य को समझ सकते हैं, क्योंकि ईश्वर इस प्राण को जीवात्मा के उपयोग के लिए प्रदान करता है। आपको आगे बढ़ने, आपको आगे सोचने के लिए ये आपको शरीर दिया गया है। कवि ने कहा है कि मुझे इसी जीवात्मा की राह पर जो मित्र मिले वो सभी अच्छे थे। आप बुरे चीजों को क्यों सोचते हैं? आप उन चीजों को सोचिए जो आपने जब रास्ता तय किया होगा तो ऐसे लोग भी मिले होंगे जो आपको सही मार्गदर्शन दिए होंगे। कुछ ऐसे मित्र भी मिले होंगे जिन्होंने आपको हमेशा डूबने से बचाया होगा, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आने वाला समय आपके लिए, आपके इस शरीर के गुणगान ही चारों ओर गाएगा। जो समय बीत गया है उसका भी स्वर काफी सुंदर होगा बेटा। सपने कई बार हम ऐसी घटना देखते हैं, हमने हमेशा बहुत बार ऐसी घटना देखा है जो हमारे भूतकाल से जुड़ी होती है, या फिर हम वो देखते हैं जो हमारे आने वाले भविष्य में होने वाला है। हमेशा ये ध्यान में रखिए कि भूतकाल की बातों को लेकर बार बार उसी को कोसते मत बैठिए, बल्कि अपने आने वाले भविष्य में आप हमेशा ध्यान में रखिए वो अच्छा होना चाहिए। तो आप ऐसे कार्य करिए कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो और बहुत अच्छा हो। यही हमारे त्रिलोचन जी की भी अभिव्यक्ति है। वही ये भी विचार रखते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य बहुत अच्छा हो, अतीत में मत जाओ, क्योंकि भविष्य ऐसा बनाओ कि आने वाली पीढ़ी तुम्हारे ही गीत गाए। बच्चों, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि रामानुजम, स्टीव जॉब्स, मुंशी प्रेमचंद जी, थॉमस एडिसन, ये ऐसे लोग हैं जो किसी सफल व्यक्ति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक बात सभी में मिलती है। कोई तो स्कूल नहीं गया, कोई
फेल हो गया या आगे चलकर उसने दुनिया में कैसे नाम किया होगा, ये सारे सवाल हमारे मन में घूमते रहते हैं। कभी सोचा है कि जो लोग स्कूल में एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं वो जीवन में कैसे सफल बनते हैं? सबका एक ही उत्तर है बेटा, लगन। उनकी लगन किसी चीज को लेकर उनकी लगन ले जाती है, फिर क्या उन्हें कुछ भी नहीं सूझता। उनकी लगन और मेहनत के बल पे कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे दुनिया कभी भुला नहीं पाती। रामानुजन भी है, 3884 प्रमेयों की उन्होंने रचना की, जो कि अन्य विषयों में वो हमेशा फेल भी हुए हैं। 12वीं कक्षा में कई बार उत्तीर्ण होने की वजह से उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, और आज ये है कि पूरा विश्व उन्हें गणितज्ञ के रूप में जानता है। और इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अपने भूतकाल में मत जिए, अपने वर्तमान में जिए। भूतकाल को लेकर कोसते मत रहिए, वर्तमान के भविष्य को अच्छा बनाइए कि आने वाला समय आपका भविष्य जो हो वो बहुत अच्छा हो। असफलता में सफलता ढूंढिए। बच्चों, अब आखिरी पंक्ति का स्वाध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत है। आपको संजाल पूर्ण करने के लिए दिया गया है। वर्तमान ने कहा ये, तो आपको ये संजाल पूर्ण करना है। काव्य पंक्ति जोड़कर लिखिए। आपको ये काव्य पंक्तियां जोड़कर लिखना है। शब्द संपदा, भाववाचक संज्ञा आपको लिखना है। भूख का आएगा बेटा भूखा, मीठा मिठास, महान महानता, धीर धीरता, ये भाववाचक संज्ञा आपको लिखना है। अभिव्यक्ति, मित्रता जिंदगी में महत्व रखती है, मतलब मित्रता आपकी जिंदगी में कितना महत्व लिखती है, इस पर बेटा आपको अपने विचार लिखना है। बच्चों, आपके समक्ष ये रसवादन है, जहां पर आपको रचनाकार का नाम लिखना है, पसंद कौन सी आपकी पंक्तियां हैं, कौन सी आपको अभी तक जो मैंने पढ़ाया है कौन सी पंक्तियां बहुत ज्यादा पसंद आई है, पसंद आने का कारण आप लिखें। कविता का केंद्रीय भाव, क्या केंद्रीय भाव कविता का है वो आपको लिखना है। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान आपको लिखना है। चतुष्पदी के लक्षण आपको लिखने हैं। मैंने आप विभाग 1 में अगर आप देखेंगे नवनिर्माण में तो वहां पर दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। त्रिलोचन जी के 2 संग्रहों के नाम, वहां पर भी 2 संग्रहों के नाम दिए हैं, तो आप देखकर लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। अगला वीडियो निराला भाई का होगा। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आपसे अलविदा लेती हूँ, फिर अपने नए वीडियो के साथ आपको मिलती हूँ। जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।